Yeah. So we must be beginning the romantic imagination and national feeling. इट इज़ सेड दैट नेशनलिज्म सिर्फ लड़ाइयाँ लड़के या फिर अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करके, लाइक फ्रेंच एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ऐसे एम्पायर्स बनाने से, वॉर्स लड़ने से, रेवोल्यूशन होने से ही सिर्फ नेशनलिज्म नहीं आया। यहाँ पे कल्चर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। And how this culture played a huge role, like creating sense of unity and nationalism among the people. It played a vital role. How? Like all the artists, सारे आर्टिस्ट, जैसे कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, all try to convey a message that is sense of nationalism through their art. Yes. And there is a word in German, Volksgest, that is known as nationalism. So we can say romanticism was a cultural movement. ठीक है, कल्चरल मूवमेंट था जिसने क्या किया, जिसने ओवर यूज ऑफ साइंस एंड रीजन एंड इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज किया और कहता है कि वी शुडंट बी यूजिंग ऑल दिस साइंस एंड इंटेलिजेंस एंड दिस रीजन इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. देयर मस्ट बी things that should focus on emotions, intuitions and mystical feelings. Yes, means they criticize the glorification of intelligence, reason and science, but focus more on emotions and intuition. All the artists, their only one aim was there. They wanted to create a sense of unity, a sense of collective heritage and a common cultural past as the basis of nation. सभी आर्टिस्ट जो अपने आर्ट के थ्रू यूनिटी लाना चाहते थे, नेशनलिज्म का मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, ठीक है, तो इन्होंने बखूबी पहुंचाया भी, बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू, बहुत सारे पोएम्स के थ्रू, बहुत सारे राइटिंग्स के थ्रू, बहुत सारे म्यूजिक एंड सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम एक हैं एंड वी शुड फाइट टुगेदर फॉर आवर फ्रीडम. तो ये सेंस लोगों में लाने में ये जो रोमांटिक एरा के जो आर्टिस्ट थे, चाहे तुम उसको राइटर हो, पेंटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग नेशनलिज्म, हाउ वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वेइंग मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, डू यू थिंक दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज वेपन टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन. ये सारे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, वो भी डिटेल में. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दिस थिंग इन डिटेल कि कैसे कल्चर एक ह्यूज रोल प्ले किया, लाइक लैंग्वेज हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, कोई फोक सॉन्ग हो गया, फोक स्टोरीज हो गई. ये सारी चीज़ें एक नेशन बिल्डिंग काम में कैसे, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कैसे काम आई, हम यही चीज़ देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज में. चलो पार्डन में सबसे पहले देखते हैं, इट एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेज. इट एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज. इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया किस पे, लोकल लैंग्वेज को यूज करने पे, लोकल लैंग्वेजेस को यूज करने में बहुत ज़्यादा जोर दिया. क्यों? देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस. एम्फसाइज द यूज ऑफ वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेज एंड collection of folklore to recover ancient national spirit and give the modern nationalist message to the illustrate not illiterate, that is misprint there, illiterate audience. So listen here, इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस किया. ठीक है, गांव के कल्चर, गांव के एरिया के कल्चर जो बहुत पुराना कल्चर को फॉलो करते हैं उसको फिर से रीडिस्कवर करने का कोशिश किया. ऐसा क्यों किया उन्होंने? They discovered this old ancient culture of regional areas like village areas, and they gave the modern message, modern nationalist message through these folk tales, folk songs. उन्होंने क्या किया, folk tale, folk songs, ये जो गांव के जो कल्चर था, जो आदिवासियों का कल्चर कह सकते हो, पुराने ज़माने का जो कल्चर था, उन्होंने गांव के कल्चर में ढूंढा उसको. ठीक है, पुराना कल्चर, उनका ओरिजिनल कल्चर कहाँ पे मिलेगा? गांव में. दे न्यू दिस कि किसी भी कंट्री का ओरिजिनल कल्चर कहाँ पे मिलेगा? उसके गांव में, उसके गांव के सॉन्ग्स में, गांव के डांस फॉर्म्स में.
पुराना कल्चर मिलेगा। सो दे सर्च्ड फॉर ऑल दिस, दे कलेक्टेड दीज वर्नाकुलर फोक टेल्स एंड फोकलोर्स एंड उसको मॉडिफाई करके नेशनलिस्ट मैसेज डाला उसमें। मीन्स इन पुराने राइटिंग्स को उन्होंने यूज किया। और ऐसा क्यों किया? उन्होंने रीजनल लैंग्वेज क्यों यूज किया? देखो, इसलिए यूज किया क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे और सब लोग फ्रेंच या जर्मन नहीं समझते थे। फ्रेंच लैंग्वेज सब लोग नहीं समझते थे, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो लोकल लैंग्वेज में अपनी बात समझाने के लिए लोकल कहानियों का सहारा लिया, लोकल सॉन्ग्स का सहारा लिया उन्होंने। ठीक है, लोकल सॉन्ग्स, लोकल स्टोरीज को यूज किया ताकि गांव के लोगों को जगाया जा सके, गांव के लोगों को ये मैसेज समझाया जा सके। वो अगर फ्रेंच में समझाते तो नहीं समझते, इसलिए किसको यूज किया? वर्नाकुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट, स्पेशली इन पोलैंड दैट वाज डिवाइडेड बाय ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। पोलैंड वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी बट नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो एम्फेसाइज तो कर दिया वर्नाकुलर लैंग्वेज पे। यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे पोलैंड है, वहाँ पे लैंग्वेज प्लेड अ ह्यूज रोल। It was, you can say, used as a means to fight against the foreign powers. लैंग्वेज एक माध्यम बन गया, एक मीडियम बन गया लड़ाई लड़ने का। मीन्स लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने लड़ाई लड़ी। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करने की या अपोज करने का या रेवोल्यूशन करने का कोशिश किया पोलैंड में। कैसे? पोलैंड डिवाइडेड किया गया था, रसिया आधा ले गया था उसका, प्रूसिया आधा ले गया था, आधा ऑस्ट्रिया ने ले लिया था पोलैंड का। ठीक है, तो पोलैंड ने क्या किया पता है? इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं था वो, सब लोगों ने उसको कब्जा कर लिया था, लेकिन लैंग्वेज और म्यूजिक के थ्रू उन्होंने अपना फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। कैसे? एग्जाम्पल 1, कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरास एंड म्यूजिक बाय चेंजिंग फोक डांस, पोलोनाइज एंड माजुरका इनटू नेशनल सिंबल्स। एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, एक फिलोसोफर भी हैं, एक फिलोसोफर हैं कैरल कुरपिंस्की, जिन्होंने क्या यूज किया? ये जो ओपेरा था वहाँ का जो म्यूजिक था, उस म्यूजिक एंड ओपेरा को यूज किया। कौन सा मैसेज पहुँचाने के लिए? गली गली, गांव गांव, घर घर तक कौन सा मैसेज पहुँचाया? नेशनलिज्म का मैसेज, रेवोल्यूशन का मैसेज पहुँचाने के लिए ये जैसे पोलोनाइज एंड माजुरका, इन दोनों डांस को नेशनल सिंबल बना दिया। मीन्स ये ड्रामा नेशनलिज्म के थीम से भर गए। मीन्स जो भी ड्रामा, जो भी सॉन्ग्स गाए जाते थे, इसमें नेशनलिज्म का मैसेज हुआ करता था। ठीक है, तो कैसे यूज किया उन्होंने आर्ट को। ठीक है, यहाँ पे और देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड विल टेक। रसिया ऑक्युपाइड पोलैंड एंड पोलिश लैंग्वेज वाज थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स। क्या हुआ? रसिया ने क्या किया? पोलैंड पे कब्जा किया। ठीक है जी, और पोलैंड पे जब कब्जा किया तो रसिया ने पोलिश लैंग्वेज को वहाँ पे हटा दिया, स्कूल से बैन कर दिया कि नो वन कैन स्पीक पोलिश लैंग्वेज एनीवेयर। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी तुम पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। उन्होंने कौन सा लैंग्वेज इम्पोज कर दिया? रशियन लैंग्वेज ज़बरदस्ती वहाँ पे इम्पोज कर दिया कि रशियन बोलना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज पोलिश। ठीक है, सो इन 1831 पोलिश पीपल रिवोल्टेड एंड क्लर्जी स्टार्टेड यूजिंग पोलिश लैंग्वेज इन चर्च फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हुआ? 1831 में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। अरे देखो, अभी तुमको बहुत आसान लग रहा होगा कि क्या हो गया सर, एक लैंग्वेज को बैन कर दिए। रिमेंबर, सडनली यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक हिंदी, और वही लैंग्वेज तुमको आती है, और सडनली तुमको कोई फॉरेन का लैंग्वेज सीखना पड़े जो तुमको नहीं पसंद। मीन्स तुम बात किए तो तुमको पनिश किया जाएगा, जेल में डाल देंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। मीन्स लग रहा होगा कि छोटा सा चीज़ है, बट अपना लैंग्वेज बोलने से कोई मना कर दे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया 1831 में, और सारे चर्च के लोगों ने चर्च में पोलिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो भी पोलिश लैंग्वेज यूज करता था, रशिया के लोग उनको पनिशमेंट देते थे। ठीक है, सो प्रीस्ट बिशप वर पुट इन जेल एंड सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज़ एज अ पनिशमेंट। तो एज पनिशमेंट के तौर पर सारे लोगों को सर्बिया भेज दिया जाता था एग्जाइल में, या फिर उनको जेल में भर देते थे। और पोलैंड के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को एक माध्यम बनाया। दे यूज्ड इट एज अ मीन्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट फॉरेन पावर्स लाइक रसिया। ठीक है जी, ये था हमारा 2 एग्जाम्पल कि कैसे लैंग्वेज और म्यूजिक प्ले किया ये ह्यूज रोल नेशनल मूवमेंट में, या फिर कह सकते हैं नेशनलिज्म का सेंस डेवलप करने में। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसी टाइम के हैं ग्रीम ब्रदर्स।
अगर कोई आगे जाकर लिटरेचर पढ़ेगा तो इनको ज़रूर जानेगा। हमारे उसमें भी एक है, हमने क्लास 10 में वो पढ़ा है, रेपंजल, द स्टोरी ऑफ रेपंजल द गोल्डन हेयर। सो वो कहानी भी ग्रिम ब्रदर्स का ही है, उन्होंने ही कलेक्ट किया था। तो आइए उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। जैकब एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ हन्नाउ इन 1785 एंड 1786 रिस्पेक्टिवली। तो जैकब पैदा हुआ था 1785 और विल्हेम पैदा हुआ था 1786 में, ठीक है। तो उन दोनों भाई ने लॉ पढ़ा था, लेकिन बहुत जल्दी वो क्या कलेक्ट करने लगे, फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फोक टेल्स, मीन्स गांव की जो दादा नानी नाना नानी की जो कहानियाँ होती हैं हमारी, उसको हम फोक टेल कहते हैं। तो गांव साइड के कहानियों को उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और 6 साल तक गांव से गांव घूम घूम कर उन्होंने क्या किया, लोगों से बातें की और उन कहानियों के बारे में जाना जो जनरेशन बाय जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ था। क्या होता है, जैसे मेरे दादाजी मुझे अब कहानी बोले, द सेम कहानी मैं अपने बच्चे को सुनाऊंगा, वो अपने बच्चे को। सो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन किया जा रहा था, जो कहानियाँ, उनको उन्होंने कलेक्ट किया और उन कहानी के थ्रू क्या किया, नेशनलिज्म का मैसेज डाला उसमें। उन कहानियों को रीराइट किया, कलेक्ट किया, रिकलेक्ट किया और उनमें नेशनलिज्म का सेंस डाल दिया। और ये बहुत पॉपुलर हुआ, ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्यों? क्योंकि बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करते थे, एडल्ट भी और बच्चे भी सब इसको पसंद करते थे ऐसी कहानियों को। और ऐसी कहानियों में उन्होंने नेशनलिज्म का मैसेज कन्वे किया, ठीक है। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ। पहला कलेक्शन आया था 1812 में, पहला कलेक्शन उन्होंने अपने कहानियों का पहला कलेक्शन पब्लिश किया था। ऐसे ऐसे 33 कलेक्शंस उन्होंने लाइफ टाइम में पब्लिश किए और बहुत फेमस, उनकी कहानियाँ बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये सारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाई वर फोक लोर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज रिवाइव्ड, मीन्स फिर से वर्नाकुलर और फोक लैंग्वेजेस और फोक टेल्स को फिर से क्यों रिकलेक्ट किया गया, क्या इम्पोर्टेंस था इसका। इम्पोर्टेंस ये था कि लोगों को ये कहानियाँ मज़ा आती थी और मज़े मज़े में कोई आपको मैसेज दे जाए तो बहुत अच्छा है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोक लोर एंड फोक टेल्स, सेम वन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रिम ब्रदर्स, ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट लोग थे। चलो देखते हैं और उन्होंने क्या किया, आगे क्या किया उन्होंने, देखो। लेटर ऑन बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स। लिबरल पॉलिटिक्स मीन्स दिस रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, जो लोग कंजर्वेटिव सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे उनके साथ ही शामिल हो गए, ठीक है। और स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट, कौन से, वो चाहते थे कि प्रेस जो हो, प्रेस मीन्स तुम्हारा जो प्रेस हो, न्यूज़पेपर छापने वाला, बुक छापने वाला जो प्रेस है वो फ्री होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की। दे वर राइटर्स, इसलिए वो लड़ रहे थे कि प्रेस कम से कम फ्री होना चाहिए, जो सच है उसको छापना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉसिबल बहुत बाद में हुआ। सो दे जॉइन फ्रीडम मूवमेंट, स्पेशली दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑन जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने एक डिक्शनरी भी पब्लिश किया, 33 वॉल्यूम का डिक्शनरी पब्लिश कर डाला जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है जी। क्यों ऐसा किया पता है? क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंच डोमिनेशन इंक्रीज़ हो रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज पे जोर दिया जा रहा था। पूरे यूरोप में फ्रेंच यूज करते थे अपर क्लास वाले, और उसी को यूज करने के लिए फोर्स करते थे सबको। तो ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मन लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए 33 वॉल्यूम का डिक्शनरी बना डाला, ठीक है जी। पूछ सकता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो यू कैन राइट कि फ्रेंच डोमिनेशन वाज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द यूरोप, स्पेशली इन जर्मनी, ठीक है जी। क्यों? ये वही टाइम था जब नेपोलियन कंकर कर लिया था बहुत सारे पार्ट। जैसे 1812 में उनका कहानी पब्लिश हुआ था और उस टाइम पे नेपोलियन का राज चलता था उधर जर्मनी में। 1815 को तो हारा है। तो ये फ्रेंच एम्पायर में आता था जर्मनी, तो पूरा फ्रेंच लैंग्वेज का बोलबाला था। फ्रेंच लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था और जर्मन लैंग्वेज पीछे छूटते जा रहा था। यू कैन से जर्मन लैंग्वेज वाज नेग्लेक्टेड। तो इसलिए उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स कलेक्ट किया, फोक टेल्स स्पेशली कलेक्ट किया, पब्लिश किया, बहुत पॉपुलर हुए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 33 वॉल्यूम का डिक्शनरी पब्लिश कर डाला जर्मन लैंग्वेज का। यहाँ पे लिखा है वाई डिड दे डू सो, तो यहाँ पे है दे थॉट दैट
French domination was destroying German culture, so they collected folklore and folk tales to find the true German spirit and culture. तो रियल जर्मन कल्चर कहाँ पे मिलेगा? वो जानते थे कि फोक टेल्स में ही मिलेगा, पुराने कल्चर में, जर्मनी के पुराने लोगों में, पुराने कल्चर में ही तो रियल कल्चर मिलेगा ना, ठीक है, क्योंकि नया कल्चर तो मिक्स हो गया था, फ्रेंच आ गए थे वहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आ गए थे, तो कल्चर प्रेजेंट टाइम का मिक्स हो जा रहा था। तो उन्होंने रियल कल्चर जर्मनी का ढूंढने के लिए फोक टेल्स कलेक्ट किए, ठीक है, नेशनलिज्म का मैसेज भी डाला उसमें। दे टुक दिस एज अ मीन्स टू अपोज फॉरेन डोमिनेशन एंड क्रिएट सेंस ऑफ जर्मन नेशनल यूनिटी। दे वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ जर्मन नेशनल यूनिटी। दे वांटेड टू ब्रिंग नेशनलिज्म थ्रू दीज फोक टेल्स एंड फोकलोर्स। ओके, चलो, ये था वी रेड अराउंड 1830 तक हमने पढ़ लिया। 1830 तक ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे कि अराउंड 1848 यूरोप का कंडीशन कैसा था। हाउ वाज यूरोप, क्या चल रहा था उधर, और क्या ऐसे रीज़न थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 को भी यहाँ पे आना पड़ा। मीन्स 1848 में फ्रेंच रेवोल्यूशन नंबर 3 भी हो गया। तो ऐसा क्या था सोसाइटी, क्या चल रहा था सोसाइटी में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाउ वाज सोसाइटी इन मिड 19th century, mid 19th century you can say. Enormous increase in population, सबसे पहला प्रॉब्लम था वहाँ पे सोसाइटी का कि इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा था। लेट मी टेल यू, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ग्रो कर चुका था। अब लोग मरते नहीं थे उतना ज़्यादा, बीमारियों से, पेंडेमिक से लोग मरते नहीं थे, और बर्थ तो उसी पेस में होते जा रहा है, बर्थ होते जा रहा है और डेथ नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो होगा क्विकली, और क्विकली पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से प्रॉब्लम क्या क्या है, गरीबी बढ़ गई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन था कि काम कम और काम करने वाले ज़्यादा थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही। सो लोग ना माइग्रेट किए सिटीज़ में, टाउन्स में काम करने के लिए, और स्लम्स में रहते थे। लाइफ का जो क्वालिटी है गिर गया पूरा, स्लम्स में रहते थे जानवर जैसे। शहर काम करने, गांव में कोई काम नहीं है तो लोग शहर भागते थे। अर्बनाइजेशन वी कॉल दिस थिंग अर्बनाइजेशन। लोग शहर की ओर भागने लगे काम पाने के चक्कर में, जहाँ शहर में भी काम की कमी थी। दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन मेड वर्सेस मशीन मेड। देयर वाज अ ग्रेट फाइट, देयर वाज अ ग्रेट स्ट्रगल, स्टिफ कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड थिंग्स एंड मशीन मेड थिंग्स। मीन्स घरों में लोगों के द्वारा बनाया गया छोटे छोटे मशीनों का यूज करके सामान बनाया हुआ, और बड़े फैक्ट्रीज में बने हुए सामानों में बड़ा कंपटीशन था। बड़े फैक्ट्रीज में जो सामान थे बहुत सस्ते में बन जाते थे, ठीक है, और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था उनका बहुत जल्दी। जबकि हाथ में बनी हुई चीज़ें महंगी भी थी और टाइम टेकिंग भी था, बहुत टाइम भी लगता था इसको बनाने में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, मशीन मेड बेटर प्रोडक्ट्स, एंड दे वर चीपर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। सो सडनली लोगों के पास काम नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, हाथ से कपड़ा बनाने वाला चलो कम से कम दिन भर में एक कपड़ा बनाता है, तो मशीन दिन भर में हजारों कपड़े बना देगा, वो भी सस्ते में और उससे अच्छा और कम पैसे में। तो लोग हाथ का बना हुआ क्यों खरीदेंगे। तो ये बड़ा ही देयर वाज स्टिफ कंपटीशन, और इसी कंपटीशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी थी, लोग शहरों में भाग रहे थे कहीं से भी कुछ काम मिल जाए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड से सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली जाती थी, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें मशीनों में बनाई गई, अब लोगों के लिए काम कम था, ठीक है जी। तो बड़ा मुश्किल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो आएगा ही। जब भी काम करने वाले काम से ज़्यादा हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, ठीक है। अब देखते हैं उसी साल 1848 में क्या हो गया, बैड हार्वेस्ट, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। जब क्रॉप प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो क्या होगा,
खाने की चीज़ों में, फूड प्राइस में सडनली इंक्रीज़ हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। और इन्फ्लेशन आ जाने की वजह से पॉपुलिज्म होने लगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी था, एक्सट्रीम कंडीशंस थे। जैसे 1789 में सिचुएशंस बहुत एक्सट्रीम थे, लोग ब्रेड शॉप्स में, बेकरीज में ज़बरदस्ती घुस के ब्रेड चुरा के भागते थे। सो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था 1848 में। मीन्स क्रॉप फेलियर हुआ था, फूड प्राइस इंक्रीज़ हो गए थे, एक तो लोग पहले से अनएम्प्लॉयड थे तो उनके पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी था, बहुत मिजरेबल कंडीशन था लोगों का। और जब भी ऐसा आता है तो क्या आता है, रेवोल्यूशन ही आता है। और एक बात क्या है, अभी भी एरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडलिज्म पूरी तरह से यूरोप में गया नहीं था। अभी तो वो क्या कहना चाहिए, न्यू कंजर्वेटिज्म अभी भी चल रहा था। ऐसा ना बीच बीच में लोगों ने रिवोल्ट करने की कोशिश की, बट अभी तक न्यू कंजर्वेटिज्म सिस्टम को हटा नहीं सके। तो न्यू कंजर्वेटिज्म सिस्टम की वजह से एरिस्टोक्रेसी वॉज देयर, फ्यूडलिज्म वॉज देयर, मीन्स रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल वर इंजॉइंग देयर लाइफ, ठीक है। जबकि इंजॉइंग देयर पावर एंड देयर मनी एंड देयर वेल्थ, जबकि किसान आदमी, मजदूर आदमी भूखे मर रहा था, ठीक है जी, और टैक्स पे कर रहा था। फ्यूडलिज्म अभी भी था, एबोलिश नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, देयर वाज अ ग्रेट सोशल डिस्कंटेंट ड्यूरिंग 1848। बहुत बड़ा लोग असंतुष्ट थे, बहुत नाराज़ भी थे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, मैं फ्रांस का ही एग्जांपल देता हूँ कि फ्रांस में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 आया कैसे। ये सारे सिचुएशन थे वहाँ पे। तो इस सारे सिचुएशन में एक इंसिडेंट हो गया कि लोग भूखे मर रहे थे, और जो लुई फिलिप था 1848 में बहुत बड़ा पार्टी इंजॉय कर रहा था अपने पैलेस में, बहुत बड़ा पार्टी दिया था, लोगों को बुलाया था, खा रहे थे लोग, पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें लोगों से देखा नहीं गया, और पेरिस के लोगों ने फिर से किंग पे अटैक किया और किंग को भागना पड़ा था। पेरिस छोड़ के किंग को भागना पड़ा था। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन 3। ये रेवोल्यूशन आया और फ्रांस को क्या कर दिया गया, फिर से रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है जी। फ्रांस के लोगों ने फिर से रिवोल्ट किया किंग के ख़िलाफ़, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मीन्स रिपब्लिक बना दिया फ्रांस को। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक, ठीक है। शुरू में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की कोशिश की, शुरू में आफ्टर लुई फिलिप जब भाग गया 1848 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की कोशिश की, बट फिर बाद में क्या किया, उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रांस रिपब्लिक बन गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 की वजह से फ्रेंच बिकेम रिपब्लिक। तो फ्रांस में फिर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फ्रांस में ये रेवोल्यूशन फिर से स्टार्ट हुआ था। मैं बता रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 मीन्स यूरोप में जो रेवोल्यूशन हुआ, ये रेवोल्यूशन फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ था बड़े पैमाने पर, इन अ ग्रैंड स्केल। 1848 वाला रेवोल्यूशन भी फ्रांस में स्टार्ट हुआ। देखो मैं फिर से गिनवा रहा हूँ तुमको, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर पहला रेवोल्यूशन फ्रांस में ही हुआ। 1830 में रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, वो भी फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ। 1848 में भी ऑल ओवर द यूरोप देयर वाज रेवोल्यूशन, और वो भी कहाँ स्टार्ट हुआ, फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ। लेकिन बड़े पैमाने पर ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ, लेकिन छोटे छोटे रिवोल्ट यहाँ वहाँ अलग अलग ईयर में छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहे, छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं ये छोटे छोटे रिवोल्ट में ऐसा ही एग्जाम्पल है सिलेसिया विलेज का। पोलैंड में एक विलेज है सिलेसिया। तो इस गांव में क्या प्रॉब्लम हुआ, और यहाँ के किसानों ने ये पिसेंट रिवोल्ट कैसे हो गया, यहाँ के किसान क्यों मारने पे आ गए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन। सो इट वाज द ईयर ऑफ 1845 मीन्स वो फ्रेंच रिवोल्यूशन 3 के 3 साल पहले। मैं बोला ना कि फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अ ग्रैंड रिवोल्यूशन, बिग स्केल रिवोल्यूशन। तो इतने बड़े रिवोल्यूशन आने के पहले, 1848 में बड़े रिवोल्यूशन के आने के पहले छोटे छोटे रिवोल्यूशन आ चुके थे, थोड़ा थोड़ा रिवोल्ट हो चुका था। तो ऐसे ही छोटा सा रिवोल्ट हुआ था पोलैंड के सिलेसिया गांव में। देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ था। तो वहाँ पे आर्टिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन सिंपैथेटिक वे। तो एक आर्टिस्ट
इस इंसिडेंट को बड़ा ही सिंपैथेटिक वे में डिस्क्राइब करता है। क्या लिखता है वो देखो, इन 1845 weavers revolted against contractors because contractors gave raw material to weavers and ordered for cloth, but they reduced the payment after finishing as demands were less and supply was more। तो हुआ क्या देखो, सिलेसिया विलेज में वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा बनाते थे वो लोग। तो कॉन्ट्रैक्टर्स बिजनेसमैन जो थे वो लोगों को कपड़ा चाहिए था, उन्होंने रॉ मटेरियल दिया और कहा कि हमको इतना इतना कपड़ा चाहिए। तो जब कपड़ा बन के तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि पहले जितने रुपए में लेने के लिए डिसाइड किया गया था, पहले जितने पैसे देकर उसको लेने का डिसाइड हुआ था, बोले कि उतना पैसा हम नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने के लिए बोलते टाइम उन्होंने जैसे 10,000 में डील डन किया होगा, तो जब वो कपड़ा बनने के बाद आए तो उन्होंने बोला कि 5,000 में देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। उन्होंने पेमेंट को एकदम कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया पेमेंट को। तो अब बताओ वहाँ पे डिसकंटेंट होगा कि नहीं? ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, इसके दो रीज़न है। पहला तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से मार्केट में मशीन मेड कपड़े बहुत इजीली अवेलेबल थे जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होते थे। ठीक है जी। सो इंग्लैंड से इंपोर्ट होने वाले मशीन मेड कपड़े सस्ते भी थे और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है। और हैंडमेड कपड़े टाइम लेते थे बनने में और महंगे भी आते थे। और ऐसे बहुत लोग थे जो कम में बेचने के लिए तैयार थे, क्योंकि काम नहीं था लोगों पे, काम नहीं था लोगों के पास बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितने में बनेगा हम लोग कर देंगे बोलते थे, सस्ते में काम करने के लिए तैयार थे लोग। मीन्स सस्ता कपड़ा मार्केट में अवेलेबल था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स उसको लेने से मना कर दिए। मना डायरेक्टली नहीं किए, उन्होंने उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, बोला कि पहले से कम पैसे देंगे, इतने में बनाना है, इतने में देना है तो दो, नहीं तो अपना कपड़े रखो। तो अब बताओ, एक वीवर ने 1,000 शर्ट बना दिया है, एक वीवर कपड़ा बुनने वाला 1,000 पीसेस ऑफ शर्ट दे हैव मेड। क्या करेंगे उसका? कोई काम है उसका? कुछ यूज नहीं है। तो भाई जितने में भी बेच सके बेच दें। तो सस्ते में भी दे देते थे कई लोग। तो बट लोगों से सहन नहीं हुआ। क्या किया उन्होंने? दे वर नॉट एबल टू टॉलरेट दिस बिकॉज इट वॉज रियली हार्ड टाइम फॉर देम। सो व्हाट डिड दे डू? उन्होंने 4 जून 2 बजे को क्या किया, बहुत गुस्से में कहाँ घुस गए? प्लंडर द मैंशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स एंड सप्लाईज। घुस गए किसके घर में? ये कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में, इन बिजनेसमैन्स के घर में घुस गए और उन्हें सब कुछ जला दिया गुस्से में। ठीक है। और गुस्से में जला दिया और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वहाँ रहते तो शायद मारे जाते। लेकिन 24 घंटे के बाद वापस आए मिलिट्री लेकर, आर्मी लेकर, और 12 वीवर्स वर शॉट डेड। 12 कपड़े बनाने वाले, बुनकर कहते हैं जिनको, वीवर्स वर शॉट डेड बाय मिलिट्री एंड दिस आर्मी। सो यू जस्ट इमेजिन कि सिचुएशन कैसा था। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट था, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो सस्ते में काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। तो सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो गए, कपड़ा बन गया। उसके बाद उस सस्ते में काम करने के लिए तैयार तो हुए हैं, उससे और कम पैसा देंगे बोलते थे। ये बड़ा समस्या है भैया। किसी ने 1,000 का काम किया है तो तुमको 700-800 भी दोगे तो कम से कम चल जाएगा। उसको तुम बोलोगे 100 रुपये दूंगा यार 1,000 के काम के लिए, तो फिर वो कैसे मानेगा? तो एक रिवोल्ट हो गया। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ सिलेशियन विलेज, सिलेशियन रिवॉल्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ दैट सिलेशियन रिवॉल्ट। तो आप सभी को ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 क्या हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड शॉर्टेज हो गया, तो एक्सट्रीम पावर्टी आ गई वहाँ पे। तो पेरिस के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया फिर से। मैं एग्जांपल दिया था, लुई फिलिप पार्टी कर रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, तो लोगों से सहन नहीं हुआ, पेरिस के लोग फिर से महल में घुस गए उसके, और उसको पकड़ने की कोशिश की। मरने के डर से वो भाग गया, वो छुप छुपा के। लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, मीन्स पेरिस छोड़ के भाग गया वो। ठीक है, इंग्लैंड चला गया। नेशनल असेंबली डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस को, उसने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और उसमें कुछ चेंजेस आए। क्या किया गया कि 25+ मेल सफरेज वाज गिवन। में जो भी मेल होगा, और 21 साल या 21 साल से बड़े मेल्स को क्या दिया जाएगा? राइट टू वोट दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड देयर क्लास। में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इफ़ द पर्सन इज़ मेल एंड 21+,
ही विल बी गिवन द मेल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज, वोट देने का अधिकार मिलेगा अगर वो मेल है और 21+ है। ये रूल बनाया गया आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3। एंड नेशनल वर्कशॉप एंड गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज गिवन, तो वादे किए गए कि नेशनल वर्कशॉप से खोला जाएगा, लोगों को काम सिखाया जाएगा और फिर लोगों को काम देने का गारंटी भी लिया गया। तो यहाँ से पूछ सकते हो, पूछा जाएगा कि व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3, व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर 1848 इन फ्रांस। तो तुम बोलोगे ये सारी चीज़ें। क्या हो गया कि नेशनल असेंबली फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस was declared as republic. Second, universal male suffrage was given, that all the 21+ males were given right to vote. And third one, national workshops will be open. They promised that national workshop will be open and all will be trained to work and works will be given. काम दिया जाएगा लोगों को, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वाई डिड फ्रेंच पीपल रिवोल्ट इन 1848? क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस came after French Revolution 1848 and how did industrialization change social milieu in Europe in 19th century? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे रोल प्ले किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीन मेड और मैन मेड थिंग्स में कंपटीशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आया, गरीबी आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, रिवोल्ट हो रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, अर्बनाइजेशन भी तो हुआ, लोग माइग्रेट किए सिटीज़ में, तो ये सारे तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट कम द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, की इम्पैक्ट क्या रहा, क्या इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप पर। ड्यूक मेटरनिक कहता है ना, फ्रेंच सीजेस देन रेस्ट ऑफ यूरोप इज कॉट बाय कोल्ड। तो ये सिचुएशन था कि यहाँ पर रेवोल्यूशन आ गया पेरिस में, फ्रांस में। अब इसका असर क्या होगा पूरे यूरोप पर, ये देखते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, सारे जो लिबरल्स थे ऑल ओवर द यूरोप, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द न्यू कंजर्वेटिज्म। लिबरल्स मीन्स वही लिबरल्स जो नेशनल यूनिटी चाहते थे, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहते थे, ये सारे। Revolutions in France in 1848 influenced other parts of Europe, and along with peasant revolt, there was a revolt of liberal-minded, educated middle class. Middle class of Germany, Italy, Poland, Austria, Prussia demanded one thing. देखो, हमने सिलेसिया में देखा कि peasants revolt कर रहे थे। यूरोप के अदर पार्ट्स में भी ये रेवोल्यूशन हो रहा था peasants ग्रुप में, ठीक है जी। बट नॉट ओनली peasants were revolting, but the लिबरल माइंडेड एजुकेटेड मिडिल क्लास, दैट बर्जुआ सोसाइटी फ्रांस में, याद है, ये मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस की वजह से, ट्रेड करने की वजह से जो ग्रो किए थे, जो मिडिल क्लास थोड़ा अमीर हुए थे, ठीक है, रिच मिडिल क्लास, वो लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे। दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दिस न्यू कंजर्वेटिज्म। और मैं बता दूं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1 में मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल था इसको सक्सेसफुल बनाने में, वैसे ही एक बड़ा सक्सेसफुल और इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा 1848 में ऑल ओवर यूरोप में रेवोल्यूशन लाने में। तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फ्रॉम जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ये सारे कंट्रीज, ये सारे प्लेसेस के जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने कुछ कुछ डिमांड किया अपने गवर्नमेंट से या अपने किंग से। क्या डिमांड किया? दे वांटेड नेशनल यूनिफिकेशन। वो चाहते थे कि नेशनल यूनिफिकेशन हो भाई। एक कंट्री में, एक कंट्री जो है बहुत सारे एम्पायर्स ने उन्होंने डिवाइड कर लिया। जैसे पोलैंड का एग्जांपल लिया, पोलैंड को रसिया ने आधा ले लिया था, आधा प्रूसिया ने, आधा ऑस्ट्रिया ने। ऐसे इटली को आधा ऑस्ट्रिया ने, आधा ये तुम्हारी स्पेन के किंग्स ने, आधा पपल स्टेट था। तो ये इटली, ये ऑस्ट्रिया, ये सारी चीज़ें ना क्या थी, डिवाइडेड थी। तो उन्होंने कहा कि यूनिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी नेशनल यूनिफिकेशन। और दूसरा डिमांड था इस मिडिल क्लास का, दैट वाज सेकंड डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, मीन्स राजा ही रहे लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को किंग को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किंग कुछ भी बोला। देयर शुडंट बी एनी यू कैन से एब्सोल्यूट मोनार्की, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी गवर्नमेंट आए उसको फॉलो करना कंपलसरी होगा। ठीक, और देखते हैं और क्या क्या डिमांड्स थे उनके। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट,
मीन्स देयर शुड बी ए पार्लियामेंट, मीन्स वोट होना चाहिए और लोग वोटिंग करके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना चाहिए और एक पार्लियामेंट होना चाहिए जो पार्लियामेंट रूल्स बनाए, लॉ बनाए, उसको इम्प्लीमेंट भी कराए। तो देयर शुड बी अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेस है वो फ्री होना चाहिए, उस सच को नहीं दबाया जाना चाहिए। अगर प्रेस या फिर न्यूज़ में या बुक में कोई सच, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी किंग बने, कोई भी गवर्नमेंट आए, प्रेस जो है फ्री रहेगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलेगा, जो सही है उसको सही। सो फ्रीडम शुड बी फ्री, प्रेस शुड बी फ्री, फ्रीडम शुड बी गिवन टू प्रेस। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स यूनिटी, यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, ग्रुप्स बनाने का परमिशन मिलना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। पहले क्या होता था कि मोनार्की था, जब एब्सोल्यूट मोनार्की था तो तुम कोई ग्रुप नहीं बना सकते, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एसोसिएशन बनाया तो फिर क्या होगा, तुम में यूनिटी आएगी और यूनिटी आएगी तुम स्ट्रांग हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे तो तुम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो इसलिए वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन बनाना बैन था कि तुम कोई संगठन नहीं बना सकते। जैसे हम किसान हैं तो हम सारे किसान मिलकर एक ग्रुप नहीं बना सकते, एक यूनियन नहीं बना सकते। ऐसे बनाए तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ था। क्यों? गवर्नमेंट डरती थी अगर यूनिटी आ गई भैया तो ये हमारे ही सर पे चढ़ेंगे, ठीक। तो उन्होंने ये डिमांड किया कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, हम कोई यूनियन बना सकें, ठीक। ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं, जर्मनी में लोगों ने क्या किया। जर्मनी में क्या किया लोगों ने, उन्होंने एक अपना असेंबली बना लिया। जैसे जस्ट रिमेंबर फ्रांस में क्या हुआ था 1789 में, वहाँ के मिडिल क्लास के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया था, याद है? डू यू रिमेंबर दैट वन, दैट फ्रेंच पीपल मेड नेशनल असेंबली। ऐसे ही जर्मनी के लोगों ने जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, ठीक है, और फ्रैंकफर्ट में, ठीक। देखते हैं, इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है और जर्मन नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। On 18 May 1848, the rising middle class, professionals, businessmen, artisans assembled in Frankfurt and decided to form German National Assembly. वही हुआ, प्रोफेसर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, स्किल्ड वर्कर्स, जो मिडिल क्लास में जितने लोग भी अमीर हुए थे थोड़ा, उन सब ने क्या हुआ, इकट्ठा हुए फ्रैंकफर्ट में। उन्होंने बोला कि हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, और बना भी दिया। They elected 831 members and marched in festive procession to Frankfurt Parliament at Church of St. Paul. तो सेंट पॉल चर्च को उन्होंने अपना पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया और वहाँ तक उन्होंने बड़े बाजे गाजे के साथ बड़े जुलूस निकाल कर पहुँचे वहाँ पर। कितने लोग? 831 मेंबर्स, 831 मेंबर्स इस पार्लियामेंट में थे। और ये सारे लोग सेंट पॉल के चर्च में गए और उसी को उन्होंने क्या, अपना पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया हुआ था, ठीक। दे मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी टू मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेम चीज़ किया जो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में भी तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने लिए, तो जर्मनी में भी लोगों ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। मोनार्क विल बिकम द सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने डिसाइड किया कि जो राजा होगा वो राजा तो रहेगा, बट उसमें उसको ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपने हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चला सकता। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे डिमांडेड वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यस, प्रूसियन किंग रिजेक्टेड द ऑफर एंड द अदर मोनार्क सपोर्टेड हिम। देखो मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे फ्रैंकफर्ट में और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इसको ऑफ़र करने गए किंग को कि किंग, दीज आर द रूल्स, यू हैव टू फॉलो दिस इफ़ यू हैव टू रिमेन द किंग। अगर आपको राजा रहना है, अगर आपको यहाँ पे राज करना है तो आपको हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। सेम किया उन्होंने। उस टाइम पे लुई 16 को दिया था ऑफ़र ये फ्रांस के लोगों ने, तो ये सेम ऑफ़र प्रूशिया के किंग को दिया। प्रूशिया वॉज द बिगेस्ट टेरिटरी इन जर्मन रीजन एंड प्रूशिया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट king, you can say strongest
रीजन सबसे पावरफुल था और सबसे इम्पैक्टफुल राजा था वहाँ का, प्रूसिया का। तो प्रूसिया के किंग उन्होंने ऑफ़र दिया कि यू विल बिकम द हेड ऑफ ऑल दिस थिंग, बट प्रूसिया के किंग ने रिजेक्ट कर दिया इस ऑफ़र को। जानते हो क्यों? ऑफ़र अच्छा था बट प्रूसियन किंग रिजेक्टेड। क्यों? ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन प्रिंस, ही वॉज वेरी, ऑस्ट्रियन चांसलर, ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल एंड उसको वो नाराज़ नहीं करना चाहता था, उसको वो नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, प्रूसियन किंग रिजेक्टेड दिस एंड अदर मोनार्क सपोर्टेड हिम, और बाकी राजाओं ने भी उसका सपोर्ट किया, बाकी जो छोटे छोटे एरियाज़ में किंग्स थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और उसने रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को। एज द जर्मन नेशनल असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय रिच मिडिल क्लास, दे कुड नेवर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर। तो वही हुआ जो फ्रांस में हुआ कि रिच मिडिल क्लास वर द 831 मेंबर्स, अमीर लोग मेंबर बने थे, तो गरीबों का प्रॉब्लम को क्या समझेंगे, नहीं समझ पाए। दैट्स वाई दे लॉस्ट द पीपल सपोर्ट एंड फाइनली सेट बाय प्रूसियन किंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड प्रूसियन लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड जंकर्स। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ देखो, अमीर लोग रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, गरीबों के प्रॉब्लम्स को उन्होंने अवॉइड किया, उनकी सुनी नहीं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो दे लॉस्ट पीपल सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट खो गया उनसे, मीन्स लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और प्रूसिया के किंग ने बाकी मोनार्क्स को यूनाइट किया और प्रूसिया के लैंडलॉर्ड्स की मदद से सारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को डिज़ोल्व कर दिया, मीन्स यू कैन से नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया। किसने? प्रूसियन किंग ने। किसकी मदद से? प्रूसिया के लैंडलॉर्ड्स की मदद से और अदर किंग्स जो आसपास में जो राज करते थे उनके साथ मिलकर इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया। इसको कहना चाहिए बंद कर दिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया कि कहाँ का पार्लियामेंट तुम्हारा, निकलो इधर से। चलो देखते हैं ये सारे जो रिवोल्ट चल रहे थे भैया, ये जो सारे रिवोल्ट चल रहे थे मीन्स इसमें महिलाओं का क्या हाथ था? व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन? So women participated actively in these revolutions, formed political clubs, parties, started newspaper, but they were denied suffrage. सेम हुआ फ्रांस के जैसे, कुछ बदला क्या? दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता था कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़े तुम, मैं बहुत कुछ चीज़ें सेम है, सेम चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। ठीक है। तो जो महिलाएं थी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, अपना न्यूज़पेपर बनाया, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश किया, क्लब्स बनाए, अपने वुमेन क्लब्स बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक जी। लेकिन फिर भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला। देयर वाज नो वुमेन सफरेज। और ऐसा नहीं कि गरीब थे वो लोग, अमीर थे, महिलाएं अमीर भी थीं, इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी कर रही थी, बड़े बड़े बिजनेस वूमेन थे उस टाइम पे, महिलाएं बिजनेस भी कर रही थी उस टाइम पे, इकोनॉमी और स्टेट के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर रही थी, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला। दे नेवर टेकन इक्वल टू मैन एज दे वर मेयर ऑब्जर्व्स इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो पिक्चर बुक में दिया है, यू कैन सी दैट कि वुमेन सिर्फ ऑब्जर्वर है, दे आर नॉट द मेंबर्स इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इट वॉज सिमिलर टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 वेयर वुमेन वर नेग्लेक्टेड। ये सेम था, सेम प्रोसेस था, ठीक है। 1789 में फ्रांस में भी महिलाओं को नेग्लेक्ट ही किया गया था, अवॉइड ही किया गया था। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखो महिलाएं थीं या गरीब थीं तो नहीं दिया वोट देने का अधिकार, ऐसा नहीं है। वो महिलाओं को वुमेन वर ऑलवेज कंसिडर्ड लेसर एंड इन्फेरियर देन द मैन, दिस वाज द प्रॉब्लम। नहीं तो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, दे वर एजुकेटेड, दे वर रिच एंड वेल्दी, इवन दो दे वर नॉट अलाउड टू वोट। दैट्स स्ट्रेंज केस यू कैन से। तो अभी हम पढ़ेंगे सोर्स सी जो बुक में दिया गया है कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लोग कि क्या सोचते थे, डिफरेंट पीपल वर थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट द वुमेन ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पे एक बंदा है, कौन है ये बंदा है पर गंदा है, पता नहीं कौन है, ठीक है।
कार्ल वेकर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो 1848 में बनाया गया था, 831 मेंबर्स का, उसमें से एक मेंबर था कार्ल वेकर। वो क्या बोलता था सुनो, वो क्या सोचता था महिलाओं के बारे में। व्हाट डिड ही थिंक अबाउट वीमेन? ही बिलीव दैट मैन एंड वुमेन आर मेड डिफरेंटली बाय नेचर सो दे कांट बी इक्वल। वो कहता है कि भगवान ने ही महिलाओं और पुरुषों को अलग बनाया है, तो वो महिला और पुरुष मीन्स मैन एंड वुमेन कैन नॉट बी इक्वल। वुमेन आर वीक एंड डेलिकेट एंड मेड ओनली फॉर हाउस होल्ड। ही बिलीव्ड कि महिलाएं जो हैं सिर्फ घर का काम करने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई हैं, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत सॉफ्ट और बहुत कमज़ोर बनाया है। तो वो लड़ाई पे नहीं जा सकती, रेवोल्यूशन नहीं कर सकती, बाहर का काम नहीं कर सकती, वो क्योंकि कमज़ोर है, डेलिकेट है, सिर्फ घर का चूल्हा चौका। टिपिकल इंडियन थॉट, ठीक है, पहले ऐसे लोग सोचते थे इंडिया में भी, ठीक है, कि लड़की है बस चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई है। इफ़ वुमेन गो आउट एंड बिकम इक्वल टू मैन द हार्मनी ऑफ फैमिली विल बी लॉस्ट। हिज व्यू वॉज एंटी फेमिनिस्ट। वो मानता था कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकली तो क्या हो जाएगा, फैमिली का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो घर का काम कौन करेगा। अगर महिलाएं बाहर जाने लगीं, रेवोल्यूशन करने लगीं, एजुकेशन लेने लगीं, बिजनेस करने लगीं, तो घर का काम कौन करेगा। तो फैमिली का जो बैलेंस है, जो हार्मनी है, जो सुख शांति है परिवार का, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोचता था कार्ल वेकर। और दिस काइंड ऑफ थॉट्स एंड व्यूज आर एंटी फेमिनिस्टिक, मीन्स ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, ये एंटी फेमिनिस्टिक है, ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट द वुमेन। ओके, एक और लेते हैं, लुईस ओट्टो पीटर। ये कौन है? अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये था फेमिनिस्ट था और एक पॉलिटिशियन भी था। फेमिनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, हु टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, जो महिलाओं पुरुषों की इक्वालिटी की बात करता है, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, जो उनका महिलाओं का फेवर करता है, दैट पर्सन इज नोन एज फेमिनिस्ट। तो ये फेमिनिस्ट था। वो क्या सोचता है देखो, he believed that women should enjoy the equal right like men. He believed that कि women should be given equal rights like men. महिला और पुरुष सेम होने चाहिए। If the problem is given, if the freedom is given only to men, then half of the humanity will be neglected. वो मानता था क्या कि अगर भैया देखो, अगर तुम सिर्फ मेंस को राइट्स देते हो, फ्रीडम देते हो, तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन जो वुमेन है वो तो गुलाम ही रहा। मीन्स दुनिया के आधे लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी विल नॉट गेट फ्रीडम बिकॉज हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी इज़ वुमेन। सो ही सेज, अगर आप कहते हैं कि जो फ्रीडम है, जो राइट्स हैं, सिर्फ मेल्स को मिलेंगे, फीमेल को नहीं मिलेंगे, तो फीमेल भी तो 50% है भैया पूरे दुनिया में, तो आधे लोगों को तो फ्रीडम ही नहीं मिलेगा दुनिया में, फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। हिज थॉट वर फेमिनिस्टिक। वो उसके जो थॉट्स थे, उसके जो व्यू थे, वो फेमिनिस्टिक थे। ही ऑलवेज फेवर्ड वुमेन फॉर इक्वल राइट्स। एक एनोनिमस है, एक एनोनिमस मीन्स कोई अनजान सा इंसान, किसी ने किसी को लेटर लिखा था, मीन्स एक बंदा था जिसने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा था, और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? समवन सेड दैट वुमेन शुड गेट पॉलिटिकल राइट्स टू वोट। एक इंसान ने लिखा कि वुमेन्स को ना क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स तो मिलने चाहिए, मीन्स वोट देने का अधिकार तो होना चाहिए। वुमेन शुड बी अलाउड टू वोट बिकॉज दे हैव द इक्वल राइट्स। An illiterate herder can get right to vote, but a highly educated and rich woman who contributes in the development of country has no right to vote. Spellings के कुछ mistakes हैं, no problem at all. It's a satire and criticism of government. तो यहाँ पे एक व्यू बड़ा ज़बरदस्त रखा गया है। वो कहता है कि एक गाय भैंस बकरी चराने वाला को वोट देने का अधिकार है, लेकिन एक जो वोट देने का अधिकार है, क्यों? जस्ट बिकॉज वन क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो मेल है, वो एक मैन है, ठीक है, चाहे वो बकरी चराए या भैंसा चराए, ठीक है जी। इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, बैल भैंस चराता है, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन एक महिला जो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वेल्दी है, और जो स्टेट के डेवलपमेंट में भी एक मेजर रोल प्ले करती है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। सो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। सो इट्स अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सटायर ऑन गवर्नमेंट सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि महिलाओं, पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देखते हैं आगे।
द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन मीन्स कि 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ इसका क्या इम्पैक्ट रहा। दो द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड बाई कंजर्वेटिव ऑर्डर रियलाइज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रन गवर्नमेंट लाइक अर्लियर टाइम्स, दे रियलाइज दैट द फ्यू कंसेशन एंड फ्रीडम्स वर रिक्वायर्ड, दे अबोलिश सर्फडम एंड अबोलिश बॉन्डेड लेबर। तो क्या हुआ मीन्स देखो, हर रेवोल्यूशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आए सोसाइटीज़ में। पहले से चेंज तो आया ही था, ठीक है। जैसे 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ ऑल ओवर द यूरोप, इट बॉट सम चेंजेस, पीपल रियलाइज्ड दिस थिंग, स्पेशली द मोनार्की, जो किंग्स थे, जो अपर क्लास के लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पहले के जैसा गवर्नमेंट चलाना मुश्किल है, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लोगों को कुछ फ्रीडम, कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। लाइक व्हाट दे गिव, दे रियलाइज दैट फ्यू कंसेशन आर रिक्वायर्ड, सो दे गिव सम फ्रीडम, लाइक दे अबोलिश सर्फडम, उन्होंने सर्फडम अबोलिश कर दिया। ये तुम्हारा कह सकते हो व्हाट इज़ द वर्ड फॉर दैट, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को एबोलिश कर दिया उन्होंने। बॉन्डेड लेबर को ही मैंने कि बॉन्ड साइन करके जो लेबर का काम करते हैं, बंधुआ मजदूरी भी ख़त्म कर दी। कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, मजबूरी में किया, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से रेवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं करेंगे, कुछ छूट नहीं देंगे, कुछ रिलैक्सेशंस नहीं देंगे लोगों को, तो रेवोल्यूशन फिर से होगा। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ कंसेशन और कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया लोगों को, कुछ कुछ राइट्स दिए, कुछ पावर दिया उन्होंने लोगों को। बट अभी भी राजा के पास ही ज़्यादा पावर था। ठीक, देखते हैं आगे क्या होगा। और यही था जर्मन यूनिफिकेशन का बिगिनिंग। ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन का बिगिनिंग था ये। क्यों, देखो मैं कुछ पीछे लेके जाना चाहता हूँ। यू जस्ट रिमेंबर कि जर्मनी के इनिशिएटिव से जोल्वरिन बना था। जर्मनी के प्रूसिया के इनिशिएटिव से क्या हुआ था, प्रूसिया ने लीड किया और जोल्वरिन इस्टेब्लिश किया। इट वाज यू कैन से ट्रेड यूनियन था, एक कस्टम यूनियन था जोल्वरिन। तो इसको बनाया किसने था, प्रूसिया ने। तो प्रूसिया धीरे 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 जर्मन रीजन में लीडर बन रहा था। ही वॉज गेटिंग पावरफुल, प्रूसिया वॉज गेटिंग पावरफुल एंड शी वॉज बिकमिंग अ लीडर। तो ये जो प्रूसियन किंग है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है जर्मनी की यूनिफिकेशन में। ठीक है जी, देखते हैं ये जर्मन यूनिफिकेशन हुआ कैसे अगले वीडियो में।